अगर आज हम ग्लोबल करेंसी की बात करें तो आई एम श्योर एकदम तुरंत से आप सभी के दिमाग में यूएस डॉलर्स ही आता होगा। बट यहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है जो डॉलर्स की और यूएस की इस हेजेमनी को तोड़ने पे लगा हुआ है, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं डी डॉलराइजेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डी डॉलराइजेशन के बारे में। हम डी डॉलराइजेशन को आराम से, अच्छे से, आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही साथ इसके कॉजेज, इसके इम्पैक्ट्स और इस डायरेक्शन में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डी डॉलराइजेशन को समझने से। जैसा कि मैंने अभी कहा, डी डॉलराइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर यूएस डॉलर्स का जो यहाँ पर सुप्रियोरिटी है या फिर इनका जो यूजेज पे एक्सेसिव रिलायंस है बाकी कंट्रीज का, बाकी लोगों का, उसको कम करना। और यहाँ पे ये जो वर्ल्ड की प्राइमरी रिजर्व करेंसी और वर्ल्ड का प्राइमरी मीडियम एक्सचेंज बना हुआ है यूएस डॉलर, उसको धीरे धीरे कम करना, और इस प्रोसेस को हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं। अब अगर हम डी डॉलराइजेशन की बात करें तो ये आखिर किया कैसे जा रहा है। बेसिकली डी डॉलराइजेशन में जो कंट्रीज हैं वो ग्रेजुअली अपने फॉरेन रिजर्व्स में बाकी करेंसीज को डाइवर्सिफाई करती हैं, बाकी इंपॉर्टेंट फॉरेन करेंसीज को बढ़ाएंगी और डॉलर्स की जो प्रोमिनेंस है उनको कम करेंगी। स्पेशली जो उनको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए चाहिए होता है उनमें ऑल्टरनेटिव करेंसीज ढूंढने की कोशिश करेंगी। अपने फॉरेन रिजर्व्स में बाकी फॉरेन करेंसीज का जो पोर्शन है उन्हें बढ़ाएंगी ताकि उनका जो डिपेंडेंस है ओवरऑल डॉलर्स पे वो कम होता हुआ देखने को मिले। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि डी डॉलराइजेशन क्या होता है, एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और हम इसे काम करवाना भी क्यों चाह रहे हैं, इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी कंट्री एम कर रही है कि वो अपना डिपेंडेंस जो है यूएस डॉलर का कम करे, वो डी डॉलराइजेशन के रिलेटेड जो है स्ट्रैटेजीज उनका उपयोग करती है। और यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं जहां पे उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स होते हैं, उसमें वो होल्डिंग्स बढ़ाते हैं किसकी, बाकी फॉरेन करेंसीज की, इंपॉर्टेंट फॉरेन करेंसीज की, जैसे कि यूरो हो गया, येन हो गया, युआन हो गया, रेनमिनबी हो गया। इन सब की होल्डिंग्स जो है वो रिजर्व्स में बढ़ाई जाएंगी और साथ ही साथ उनके पास ऑप्शन है कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर बाकी ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो उनको सिस्टम को स्टेबलाइज करें। तो बेसिकली फोकस किस बात पे हो रहा है कि डॉलर पे डिपेंडेंस नहीं रखनी है, बाकी करेंसीज, बाकी एसेट्स की तरफ देखना है, ताकि यहाँ पे जो ये वर्ल्ड का प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना हुआ है और प्राइमरी रिजर्व करेंसी बना हुआ है, जिसकी वजह से ही यूएस की मार्केट में कुछ भी उथल पुथल होते है, ये पूरे ग्लोबल एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम ये कम करना चाहते हैं तो हमें डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी डॉलर्स पे, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे ही हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रशिया और चाइना दोनों ने ही क्या किया है कि उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया है अपनी करेंसीज में। अब वो कौन सी करेंसी है, रूबल रशिया की करेंसी है, युआन चाइना की करेंसी है, और ये अपनी करेंसीज में ट्रेड करते हैं, यूएस डॉलर्स में ट्रेड नहीं करते हैं। साथ ही साथ जैसे कि ब्राजील, अर्जेंटीना है, इन दोनों ने ही डिस्कस किया हुआ है कि हम एक कॉमन करेंसी डिसाइड कर लेते हैं जो हम ट्रेड के लिए यूज करेंगे, एंड वी विल नॉट बी रिलाइंग ऑन यूएस डॉलर फॉर आवर ट्रेड। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, ये जो इनिशिएटिव्स हैं, यही अमाउंट कर रहे हैं टू द प्रोसेस ऑफ डी डॉलराइजेशन। अब समझते हैं अगर डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो फुल फोर्स आएगा तो हमें उसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि इवन दो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जो है आपको कई जगह और कई तरीकों से देखने को मिलेगा, यूएस डॉलर्स का डोमिनेंस आज भी ग्लोबल इकोनॉमी पर बना हुआ है, जहां पर यूएस डॉलर जो है आज भी प्राइमरी ग्लोबल रिजर्व करेंसीज है। अब डी डॉलराइजेशन के डायरेक्ट इंपैक्ट समझना तो कुछ मुश्किल है, बट यहाँ पर एक प्रोलॉन्ग्ड शिफ्ट की जो हम बात कर रहे हैं डॉलर से दूसरे करेंसीज से, उसे डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि एक इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी यहाँ पे कंट्रीज को,
जहां पे यूएस जो है हिस्टोरिकली सिर्फ किस चीज पे डिपेंडेंट था, अपने डॉलर्स के रिजर्व पे डिपेंडेंट था, जिसको वो यूज करता है अपने फिस्कल डेफिसिट के लिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट्स के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी जब बाकी करेंसीज का प्रोमिनेंस जो है हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक एडवांटेज जो हमेशा यूएस को एक अलग एज पे रखता है कि यहाँ पे जो यूएस है उसके पास जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है जो इस वक्त वो एंजॉय कर रहा है, तो यहाँ पे जब बाकी रिजर्व जो है सेंट्रल बैंक जो है अलग कंट्रीज के, अगर वो यूएस डॉलर्स का प्रोमिनेंस कम करेंगे तो यूएस के पास यहाँ पे जो एडवांटेज था वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा अगर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ा ट्रांजिशन जहां पे हम एक प्राइमरी रिजर्व करेंसी को हटा के बाकी करेंसीज लाने का सोच रहे हैं, जिनका हमें ट्रैक रिकॉर्ड अभी नहीं पता है, तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिले। और ये आने वाला समय ही बता सकता है कि डी डॉलराइजेशन के एफर्ट्स जो हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में आखिर लेके जाएंगे। बट साथ ही साथ क्योंकि इतने स्ट्रेंथेंड एफर्ट्स चल रहे हैं, it becomes important for us to look into the advantages of de-dollarization as well। तो सबसे पहला और ऑब्वियस एडवांटेज कि यूएस डॉलर्स पे डिपेंडेंस जो है कम हो जाएगी और यूएस के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस के होते ही जैसे ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता था, उन चेंजेस उन फ्लक्चुएशंस में भी कमी देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है बढ़ेगी, क्योंकि जब यहाँ पर रिजर्व जो है बाकी कंट्रीज के उनका एक्सपोजर कम होगा करेंसी फ्लक्चुएशन का, इंटरेस्ट रेट चेंजेस का जो यूएस में होते हैं, तो यहाँ पर उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है और फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्क से बचने की जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा उम्मीद की जा सकती है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर बाकी करेंसीज जो हम यूज करने वाले हैं उनसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है स्पेशली उन कंट्रीज के साथ जो स्पेशली यूएस के साथ नहीं है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर चाइना आप मान लीजिए, तो जो कंट्रीज यूएस के साथ अलाय नहीं करती हैं उन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना आसान हो जाएगा, नई मार्केट्स का ऑप्शन खुलेगा। और यहाँ पे यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट, अगर हम यूएस डॉलर्स पे हेवीली डिपेंडेंट नहीं है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में एक बड़ा पोर्शन यूएस डॉलर्स का नहीं है, तो यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट जो है हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी पर कम देखने को मिलेगा, लिमिटेड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब यहाँ पर बात करते हैं कि एडवांटेजेस जो हैं उनको पाने के लिए ग्लोबल एफर्ट्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसे कई ग्लोबल एफर्ट्स लिए गए हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बायलैटरल करेंसी स्वैप्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एशियान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने अभी 380 बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल करेंसी स्वैप किया है। यहाँ पे दो एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं जो एक दूसरे से करेंसी जो है एक्सचेंज करेंगी एट अ गिवन रेट और फ्यूचर डिसाइडेड रेट और प्राइस पर वापस लेंगी। जबकि इसके अलावा साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने भी अपना इंटर रीजनल ट्रेड बढ़ाया है। इसके अलावा नेशनल करेंसीज की अगर बात करें तो एशियन सेंट्रल बैंक्स के पास 400 बिलियन डॉलर जो है लोकल करेंसी स्वैप से हैं। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो 50% लोन नेशनल करेंसीज में देता है। चाइना का रेनमिनबी और रशिया का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट करता है कि आप बिना डॉलर के भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेंट टाइम्स में इंडिया ने भी बढ़ चढ़ के इस डीडॉलराइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा लिया है, जहां पर 2022 में आरबीआई ने रुपी सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जहां पर रुपी इंटरनेशनलाइजेशन पर आरबीआई ने ये नहीं बोला कि हम डीडॉलराइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एफर्ट को नाम दिए गए रुपी इंटरनेशनलाइजेशन, जहां पे रुपी में ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पेमेंट हो जाएगी और हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है इस यूएस डॉलर के फ्लक्चुएशन से और रुपी का जो डेप्रिसिएशन अक्सर देखने को मिलता है उससे यहाँ पे बचेगी। अब यहाँ पे अगर हम कुछ इवेंट्स देखना चाहें तो ब्राजील और अर्जेंटीना ने कॉमन करेंसी का अनाउंसमेंट किया हुआ है। इराक जो है वो ट्रेड कर रही है चाइना से युआन में, ये अनाउंसमेंट थी बट ये ऑलरेडी हो रहा है।
चाइना और फ्रांस ने अपना फर्स्ट LNG ट्रांजैक्शन पूरा किया है चाइनीज युआन में। चाइना और ब्राजील जो है रेनमिंबी बेस्ड ट्रेड डील जो है एग्जीक्यूट कर चुके हैं, और ट्रेड जो इंडिया मलेशिया के बीच हो रहा है वो हमारी इंडियन रुपीज में हो रहा है। इसके अलावा 18 कंट्रीज को RBI ने क्लियर गो हेड दे दिया है कि वो रुपी में ट्रेड कर सकते हैं, और इसीलिए उनका स्पेशल एक वॉस्त्रो रुपी अकाउंट बना दिया गया है जिसमें उनकी वो पेमेंट इंडियन रुपीज में कर सकते हैं। अब ये 18 कंट्रीज कौन सी हैं? तांजानिया, गुआना, ओमान, केन्या, इजराइल, रशिया, युगांडा, मलेशिया, सेशेल्स, बोत्सवाना, मॉरिशस, सिंगापुर, फिजी, म्यांमार, श्रीलंका, जर्मनी, न्यूजीलैंड एंड यूके। और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है इंडिया की तरफ से इन द डायरेक्शन ऑफ डी-डॉलराइजेशन। बट एट द वेरी सेम टाइम जहां पे डी-डॉलराइजेशन की उम्मीद लगाई बैठी है पूरी दुनिया, बहुत बड़े चैलेंजेस जो है इसके सामने हैं, जैसे कि लिमिटेड कन्वर्टिबिलिटी। नेशनल करेंसीज की आप बात करें तो उनकी कन्वर्टिबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा इंडियन रुपी ही है, जहां पे आज भी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है वो 60-40 है, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें करेंसी फ्लक्चुएशन की, तो नेशनल करेंसीज जो हैं उनमें फ्लक्चुएशन जो है एक्सेसिव देखा जाता है, विच इज अफेक्टेड बाय द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं, अगर नेशनल करेंसीज का वॉलेटाइल नेचर जो है प्रेजेंट रहेगा तो ये यहाँ पर दिक्कत करेगी इकोनॉमिक प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और जहां पर हम चाह रहे हैं कि ट्रेड के लिए लोकल करेंसीज यूज हो, US डॉलर का अभी भी प्रोमिनेंस है। US डॉलर वाइड स्प्रेड वे में यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, जिसकी वजह से इस वक्त नेशनल करेंसीज के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है US डॉलर से कंपीट करना। डॉलर की डिपेंडेंस जो है इस वक्त अभी भी बहुत ज्यादा है कई कंट्रीज में, और इस वजह से वो US की इकोनॉमिक पॉलिसीज से भी वल्नरेबल रहते हैं। और यहाँ पर डॉलर डोमिनेंस जो है वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ला सकता है कई नेशंस में। इसके अलावा मॉनेटरी सोवरेनिटी की बात करें तो डॉलर की जो हिजेमनी है वो कई कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी की फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट करता है, और इस वक्त ये सभी जो है यहाँ पे डायमेंशन जो एक बड़े चैलेंज की तरह प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डी-डॉलराइजेशन। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस और इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स क्लियरली समझ में आए हैं। यहाँ पे जरूरी है कि हम समझें कि कैसे कंट्रीज की और स्पेशली हमारी इंडियन इकोनॉमी की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और साथ ही साथ वल्नरेबिलिटी कम हो सकती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ सकती है और वल्नरेबिलिटी कम हो सकती है अगर US डॉलर्स का डिपेंडेंस जो है कम हो जाए। अगर आपके कोई भी डाउट्स या कंसर्न्स हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।